नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट करवाया था और इस परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इन तमाम प्रश्नों का इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पीटीआई का एग्जाम देकर आए हैं वो अभ्यर्थी एज ए आंसर की के रूप में इस सेशन को है वो देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का प्रामाणिक और बेहतरीन तरीके से हम विश्लेषण है वो करेंगे। साथ ही साथ आपके आगामी जो ईओ आरओ एग्जाम है, इसके अलावा और भी एग्जाम है, तो उन सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए भी ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इससे पहले हमने एक सीरीज चला रखी थी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की, और उसमें आपको टोटल 20 वीडियो लेक्चर है वो प्रोवाइड करवाए थे और उनमें से हूबहू बहुत से सवाल आपको देखने को मिले हैं। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने अच्छी तरीके से देखे हैं तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले आप शायद ही कोई सवाल है वो गलत कर पाए, लेकिन सवालों का जो स्तर है, लेवल है, वो काफी अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से है वो लेवल रखा गया है। बहुत ही डीपली जो सवाल है वो पूछे गए हैं कह सकते हैं, लेकिन सवाल सारे के सारे हैं वो फैक्चुअल है, अनुच्छेदों से जुड़े हुए सवाल है और ऐसे सवालों का हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस भी किया है। और राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति का तो इतना लेवल नहीं है और हम डेली बेसिस पर जो सवालों का डिस्कस करते आ रहे हैं उनमें से वो भी आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी अपने स्वयं का परीक्षण करते हुए चलिए, जो मित्र यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो यूआरओ में इस पेपर में आप देखिए आपका क्या स्कोरिंग रहता है। ठीक है, तो उस यूआरओ परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न, आपको एक पैटर्न समझने में काफी मददगार सिद्ध होगा। तो देखिए इसमें 67 नंबर है, इसी प्रकार का ये जो पेपर है मुझे मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे वैसे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति है। तो पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा और बेराट। तो इसमें गणेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सीकर जो कांतली नदी के तट पर है, नीम का थाना तहसील में। ठीक है, और इस ये जो 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। हड़प्पा युगीन सभ्यता इसको मानी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर बड़े मात्रा में जो ताम्र उपकरण मिले हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी एक्सपोर्ट किए जाते थे, निर्यात किए जाते थे। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात है कि जो ताम्र उपकरण मिले हैं उसमें 99% प्योरिटी है। हम बहुत बार डिस्कस किया है इसके बारे में हमने। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका उत्खनन कार्य है वो आर.सी. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू है वो मृत पात्र मिले हैं जिसे क्रिपस वर्णी मृत पात्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें बेराट की, तो बेराट सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो सर्वप्रथम 1937 में डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद में 1961-62 में आपके कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरत्न बनर्जी इत्यादि पुरातत्वविदों के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य है वो किया गया था। ठीक है, अशोककालीन भाब्रू शिलालेख बेराट की एक महत्वपूर्ण इस सभ्यता की देन है। तिलवाड़ा लूनी नदी के तट पर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जो कि आपका बाड़मेर में है। और कालीबंगा आप सभी को पता है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर बसा है पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। शैल चित्र, अग्निवेदी, मृदभांड और दुर्गीकरण। तो देखिए अग्निवेदिकाएं हैं, यहाँ पर 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति मिली है, ये बिल्कुल सही है। दुर्गीकरण के भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं, मृदभांड भी यहाँ पर मिले हैं, लेकिन शैल चित्र है, रॉक पेंटिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ कालीबंगा में मस्तिष्क शोध बीमारी के भी अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं, मानव की खोपड़ी मिली है। इसके अलावा यहाँ पर ऊंट की हड्डियां के भी अवशेष देखने को मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। और ए घोष, अमलानंद घोष ने 1952 में सर्वप्रथम इसकी खोज की। उसके बाद में बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे इनके निर्देशन में 1961 से 64 तक इसका
जो एग्जावेशन है, उत्खनन कार्य है, वो कालीबंगा का चला था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में किसने बेराट का उत्खनन कार्य किया? के एन पुरी, डी आर शाहानी, एच डी सांकलिया और वी एन मिश्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी आर शाहानी। अभी मैंने आपको बताया 1937 को इन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। एच डी सांकलिया ये आपके आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, और वीरेंद्रनाथ मिश्र है, ये बागोर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण उनकी भागीदारी रही थी। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? तो ये 10वीं सदी का शासक था। और आपका राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है, इससे संबंधित बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के। और मथन देव है, ये भी आपके राजौरगढ़ के शासक है, वो थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी सेकंड, मेदिनी राय, मुजफ्फर और महमूद खिलजी प्रथम। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं एम के सेकंड और एम के फर्स्ट में। तो देखिए, महमूद खिलजी सेकंड है, ये राणा संग्राम सिंह के समय मालवा के शासक थे। और राणा सांगा ने जब मालवा के जो मेदिनी राय है, इस मेदिनी राय को राणा सांगा ने शरण प्रदान कर दी थी। तो इसी से क्रुद्ध होकर महमूद खिलजी द्वितीय है, वो राणा सांगा के साथ में युद्ध करता है। और इस युद्ध में राणा संग्राम सिंह के द्वारा महमूद खिलजी द्वितीय को हरा करके बंदी बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये राणा सांगा के समय महमूद खिलजी सेकंड था। लेकिन महमूद खिलजी प्रथम की बात आए तो महमूद खिलजी प्रथम को राणा सांगा के पहले वाले शासक राणा कुंभा ने है, वो 1437 में सारंगपुर के युद्ध में इसको पराजित किया था। और इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का है वो निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 के मध्य किस प्रांत के सूबेदार थे? बंगाल, बिहार, मालवा और काबुल। तो ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है कि आमेर के मानसिंह को अकबर के द्वारा बंगाल, बिहार और काबुल, इन 3 सूबों का है वो सूबेदार बनाया गया था, 3 प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था। तो 1587 में पहली बार इन्हें बिहार का सूबेदार है वो प्रदान किया, जो 1594 तक रहा। उसके बाद में 1594 में इन्हें बंगाल का है वो सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, इसके अलावा मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया गया था, जो उस समय सर्वाधिक था। हरजंद की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। और महत्वपूर्ण बात है कि मानसिंह का निधन कहाँ हुआ? तो इलीचपुर में मानसिंह का है वो निधन हुआ था। नेक्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? तो 1985 को केवलादेव को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा सांबर और केवलादेव आपके रामसर विश्व आर्द्र भूमि की साइट में भी इन्हें शामिल है वो किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान किस जिले में अंकित किया जाता है? पाली, गंगानगर, भीलवाड़ा और जैसलमेर। तो जनवरी के माह में इन विकल्पों में देखा जाए तो न्यूनतम जो तापमान है ये आपका गंगानगर जिले में है वो अंकित किया जाता है। तो 2 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की जो अपवाह तंत्र है, नदियां हैं और इनके उद्गम स्थानों से संबंधित सवाल दिया गया है। इनको आपको कूट के माध्यम से सही सुमेलित करना है। तो जो घग्गर की जो नदी है ये आपकी हिमाचल के शिवालिक की पहाड़ियां से इसका उद्गम है वो होता है। ठीक है, घग्गर को किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर को डेड रिवर भी कहते हैं, मृत नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। माही की बात करें तो मध्य प्रदेश की मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल को राजस्थान की कामधेनु चंबलवती कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। बनास को वर्ण आशा और वन की आशा कहा जाता है। खमनोर की पहाड़ियां जो राजसमंद में है, यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार से जो सही इसका राइट आंसर है वो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 में 4, उसके बाद में 2 में 3, 3 में 2 और बिल्कुल इसका 3 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भौतिक आकृति दी हुई है और स्थान भी आगे दिए हुए हैं।
जयगढ़, त्रिकुट पहाड़ी, लसाड़िया का पठार और रघुनाथगढ़। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी रघुनाथगढ़ है, ये आप सभी को पता होगा, जो कि कहाँ पर है, रघुनाथगढ़ सीकर में है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। जयगढ़ ये आपका जयपुर में है और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। 1720 में सवाई जय सिंह ने एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप का निर्माण करवाकर इस दुर्ग में रखा है। ठीक है, तो जयगढ़ है ये आपका जयपुर में है। ये भौतिक आकृति यानी कि जयगढ़ की पहाड़ी है, ये भी आपकी जयपुर में ही है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी है ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर। और लसाड़िया का जो पठार है, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है, बहुत बार पूछा जा चुका है और हमने डिस्कस भी बहुत बार इसके बारे में किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कूट में जो सही है वो आप है वो देख लीजिए कौन सा क्या है। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से जिलों में वालरा कृषि की जाती है। तो वालरा, दजिया, चिमाता, ये जो जमीन कृषि है, ये जो कृषि है राजस्थान के वांगड़ प्रदेश में भीलों के द्वारा, दक्षिणी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भीलों के द्वारा की जाती है। और इसके दो प्रकार हैं, एक तो है चिमाता और एक है दजिया। चिमाता जो पहाड़ी भागों में जंगलों को काट करके की जाती है उसे चिमाता कहते हैं, और दजिया जो मैदानी भागों में जंगलों को काट करके जो स्थानांतरित कृषि की जाती है भीलों के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा, उसे दजिया कहते हैं। नेक्स्ट है गोवंश की नस्ल नहीं है, जमुनापुरी, मेवाती, थारपारकर और गिर। तो जमुनापुरी है ये आपके बकरी की नस्ल है, गोट की नस्ल है, ना कि गोवंश की है। ठीक है, तो थारपारकर ये पश्चिमी राजस्थान की है, इसका उत्पत्ति स्थान जैसलमेर माना जाता है। ठीक है, और मेवाती जिसे कोठी भी कहते हैं अलवर के आसपास में, गिर को रेंडा या अजमेरा के नाम से जाना जाता है, अजमेर के आसपास में ये नस्ल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों का युग में महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है। जयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, कोटा, अलवर, कोटा और जयपुर। तो महिला साक्षरता में कौन सा जो जिला है वो प्रथम और द्वितीय स्थान रखता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इस बारे में जनगणना के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो कोटा की महिला साक्षरता है वो सर्वाधिक है, उसके बाद में जयपुर और तीसरा स्थान है वो झुंझुनू का आता है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात करें तो पुरुष साक्षरता में पहला स्थान है वो झुंझुनू का है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से कोटा की जो महिला साक्षरता है वो है 65.9% और जयपुर की है वो है आपकी 64%। ठीक है, और राजस्थान में न्यूनतम जो महिला साक्षरता है वो आपकी जालोर जिले की है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात जिसमें बच्चों का लिंगानुपात है, ग्रामीण बच्चों का लिंगानुपात पूछा है, तो यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात है 892 प्रति 1000 बच्चों पर बालिकाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या। और आपसे पूछा जाए कि शहरी लिंगानुपात है वो कितना है, तो शहरी लिंगानुपात हो जाएगा 874। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई। कोटा, ब्यावर, अलवर और जयपुर। तो सर्वप्रथम ब्यावर अजमेर में दी कृष्णा कॉटन मिल के नाम से सूती वस्त्र मिल की पहली इकाई है वो 1889 में है, वो दामोदर दास के द्वारा है वो शुरू की गई थी 1889 को। नेक्स्ट है किस जिले में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो ड्राई टीक फॉरेस्ट है ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं, जिसे बोसवाल या सारवता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का है वो चयन कीजिए। चामुंडराज, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका कालक्रम यही है 1, 2 और 3, 4 हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। और ये चौहान शासकों के सारे जितने भी शासक हैं इनका कालक्रम पृथ्वीराज विजय नामक जो जयनाथ का ग्रंथ है उसमें सारे के सारे वासुदेव से लगा करके सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय तक के इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है।
नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोटा का था मेजर बर्टन, जिसका सिर काट दिया था क्रांतिकारियों ने। और जयदयाल और मेहराब खान कोटा में विद्रोही आंदोलन के नेता थे। मॉरिसन की बात करें तो ये भरतपुर का था, कर्नल ईडन है वो जयपुर का था, और मेक मोशन है ये जोधपुर का था। इसके अलावा सिरोही का जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय कौन टोंक का नवाब था? तो टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो महाराजा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम है वो चांसलर बनाया गया था। बिजोरिया आंदोलन के समय बिजोरिया का ठिकानेदार कौन था? रावत कृष्ण सिंह है, ये बिजोरिया आंदोलन के समय बिजोरिया का ठिकानेदार था। 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को अनेक अलग अलग इतिहासकारों ने इस युद्ध को अलग अलग नाम से है वो पुकारा है। किसी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, किसी ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा, किसी ने खमनोर का युद्ध कहा। ठीक है, तो अब्दुल कादिर जो बदायूनी है, ये बदायूनी हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा था। सीधे तौर पर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध को देखा था और इसने इस युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर के युद्ध की है वो संज्ञा दी थी। तो आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी का युद्ध। और दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये पॉलिटी से जुड़े सवाल है वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल से संबंधित यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं अनुच्छेद, और जितने भी आप सवाल देखेंगे तो विशेष तौर पर ये प्रश्न देख करके, और पीछे जो हमने 20-30 जितने भी वीडियो लेक्चर आपको पॉलिटी से जुड़े प्रोवाइड करवाए हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि आरपीएससी का वर्तमान में जो पॉलिटी का ट्रेंड रहता है उसमें मेनली आपके अनुच्छेदों से संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अवधारणात्मक सवाल कम ही होते हैं, और अनुच्छेदों में जो जो चीजें कही गई हैं वो सीधे सीधे उठा करके पूछ ली जाती है। तो आप बेयर एक्ट है वो जरूर पढ़ें। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, बिल्कुल ये सही बात है। 2 नंबर में कहा गया है कि परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात के होते हुए भी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। यानी कि अनुच्छेद 153 में तो कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में जो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, और इसी संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल है वो नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम कितने होंगे ये निर्धारित नहीं है। 2 या 2 या अधिक राज्यों के लिए। ठीक है, अधिकतम की संख्या निर्धारित नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ये जो दूसरी वाली लाइन है ये जोड़ी गई थी। 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकेगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सत्य है। जो संविधान का अनुच्छेद 156 है इसमें राज्यपाल के पदावधि के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 156 के क्लोज 1 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 2 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। 56 के क्लोज 3 में कहा गया है कि राज्यपाल यानी कि उपयुक्त बातों के होते हुए राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल रहेगा वो 5 साल रहेगा, लेकिन क्या कि जब तक अन्य दूसरा जो व्यक्ति है इसका उत्तराधिकारी है, आगे वाला जो व्यक्ति है वो दूसरा व्यक्ति राज्यपाल का पद धारण नहीं कर लेता है, तब तक राज्यपाल अपने पद पर है वो बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 है, ये तीनों ही बातें हैं वो सही है। तो विकल्प नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में ये उल्लिखित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
तो ये सवाल भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था, आपको विशेष तौर पर ये मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी, और न्यूनतम है वो मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, 12% नहीं है, 12 संख्या है। ठीक है, तो ये कहां पर है, तो 165 जितने जहां पर भी है उसको तो आप एलिमिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि 165 में महाधिवक्ता के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 164 का क्लोज 5 है, 164 के 1 का क्लोज 1 है, तो 164 का क्लोज 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और इसके 1 वाले में कहा गया है कि मंत्री कितने होंगे, 1 के क्लोज 1 में ये बात मूल संविधान में नहीं थी, बाद में है वो जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 है, इसमें ये बात है वो जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था, तो कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि के द्वारा ये ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की थी, और ये आपके जयपुर के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई, बिल्कुल सही है। राजस्थान में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया, तो एक और दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही है। शासन सचिवालय 1949 में स्थापित किया गया, और राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन अध्यादेश है वो 1949 को प्रख्यापित किया गया। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 199 इसके संबंध में दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, रिपोर्ट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अनुच्छेद 199 के क्लोज 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। तो देखिए, राज्यपाल के द्वारा किसी भी विधेयक पर जो अनुमति दी जाती है वो अनुच्छेद 200 के तहत दी जाती है, और अनुच्छेद 199 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक के अंतर्गत कौन कौन चीजें शामिल होगी, और धन विधेयक ही है, इसके संबंध में इसको फाइनली है वो परिभाषित कौन करेगा। ठीक है, तो देखिए, एक वाला जो ऑप्शन है इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 199 के क्लोज 1 के उपखंड 1 से लगाकर कैसे लगाकर कि चय में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश है, तो ये किस प्रकार का है, धन विधेयक है। तो धन विधेयक अगर सदन में रखा जाता है, सदन के पटल पर, तो उससे पहले धन विधेयक के लिए बिल लाया जाता है, तो उससे पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सत्य है। परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले संशोधन, तो देखिए, कर का उत्साधन या परिहार, तो इस प्रकार के बात है वो भी आपकी धन विधेयक के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो कर के घटाने या उत्साधन के उपबंध वाला जो संशोधन है वो भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आएगा, तो उसके लिए भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति है वो जरूरी है, राज्यपाल की सिफारिश की जरूरी है। तो एक आपका सत्य हो जाएगा और 2 आपका इसमें असत्य हो जाएगा, यानी कि विकल्प इसमें 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सत्य है किंतु 2 असत्य है, क्योंकि इसके लिए भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। कर के उत्साधन से संबंधित जो विधेयक है वो भी आपका धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है, 199 की परिभाषा ये कहती है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है, तो धारा 21 में कहा गया है
कि राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में कहा गया है। कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, संगठन है मानवाधिकार आयोग का, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, इनका एक सचिव भी होगा जो कि राज्य के मुख्य सचिव के नीचे की रैंक का नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात 21 में कही गई है। इसकी धारा 22 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में बात कही गई है, और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत बार इस सवाल का डिस्कस भी किया है। अगर आपने पिछले जो हमारे डेली सेशन हो रहे थे 35-40 मिनट के, लगभग 20 वीडियो लेक्चर आपको प्रीवियस पेपर के प्रोवाइड करवाए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रीवियस पेपर्स को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखिए। ये चीजें आपको किताबों में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप प्रीवियस पेपरों का एनालिसिस, विश्लेषण अगर आप देखेंगे तो ये चीजें आपको स्पष्ट तौर पर मिल जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने भी जो वीडियोस देखे हैं, अगर आप आरओईओ की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी के लिए फ्री अवेलेबल है, और जो चीजें फ्री अवेलेबल करवाई जाती है उसकी वैल्यू कम ही समझते हैं स्टूडेंट। और हमारे जो इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी चीजें मिल रही हैं वो बहुत ही बेहतरीन, शानदार और क्वालिटी वाली चीजें हैं वो प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो उनका आप जरूर बेनिफिट लीजिए और निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षाओं में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। तो 22 में अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और उस नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति, ये जो नियुक्ति है ये की तो किसके द्वारा जाएगी? राज्यपाल के द्वारा, लेकिन एक जो समिति होगी उस समिति की सिफारिश पर की जाएगी, और उस समिति की अध्यक्षता करेगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ में उसमें और भी सदस्य होंगे। विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो भी उसमें सदस्य होगा, विधानसभा का जो विपक्ष का नेता है वो भी उसका सदस्य होगा। इसके अलावा गृह मंत्री, गृह मंत्रालय है उसका भाषाध्यक्ष मंत्री भी उसका सदस्य होगा, और जहां पर राज्य विधान परिषद भी है उसमें भी विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का जो नेता है वो भी इस कमेटी का सदस्य होगा, और यह कमेटी जिस व्यक्ति को रिकमेंड करेगी अध्यक्ष के तौर पर उसे ही राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष और सदस्य के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 22 में कही गई है। इसके अलावा 23 की बात करें तो 23 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके रिमूवल और रेजिग्नेशन के बारे में वो उपबंध किया गया है, और 24 में इसके पदावधि के बारे में कही गई है धारा 24 में कि इनकी पदावधि 70 वर्ष और 3 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगी, और पुनर्नियुक्ति के भी ये पात्र होंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार कीजिए। श्री कृष्णपुरी, के.एन. सुब्रमण्यम, श्री बीजी राव और श्री भगत सिंह मेहता। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में कि जिनके राजस्थान राज्य के जो मुख्य सचिव हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, इनका आपको थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान में रखना है, भारत के प्रधानमंत्रियों का, भारत के राष्ट्रपतियों का। ठीक है, और इससे संबंधित हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 1953 से लेकर के 57-58 तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे, जिसमें 1952-3 में आपके श्री बीजी राव रहे थे। उसके बाद में श्री कृष्णपुरी 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर है आपके श्री के.एन. सुब्रमण्यम, और 4 नंबर पर है आपके श्री भगत सिंह। तो सी, उसके बाद में ए, बी और डी, सी, ए, बी, डी यानी कि विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? 243 के, गे, चे और खे। तो यहाँ प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केवल आप ग्राम सभा करके अनुच्छेद 243 के ना कर दे, विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है। तो भारतीय जो संविधान का 9वां भाग है उसमें पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, और 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 के द्वारा ये जो आपके पंचायतों का नया भाग जोड़ा गया, 243 से 243 ओ तक नए है वो अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो देखिए ये मैंने आपको पूरी चीजें अच्छी तरीके से बताई भी थी पहले भी। इसमें अगर बात करें तो 243 है, इस 243 के कई अलग अलग आपके क्लोज है। 243 कै से लगा करके 243 6 तक है। ठीक है, तो इस 243 कै की बात करें तो कै में जिला के बारे में कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेरित है, यानी कि जिले के बारे में कहा गया है।
और 243 ख में कहा गया है कि ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा के बारे में कहा गया है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित जो निर्वाचक नामावलियों में जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो मिलकर के ग्राम सभा का है वो गठन करेगी। यानी कि ग्राम सभा में कौन होंगे, किसी राज्य के परिक्षेत्र में निर्वाचक जो नामावली है उस नामावली में जो स्त्री पुरुष हैं, वयस्क जो मतदाता है वो आपके ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो ग्राम सभा की परिभाषा की अगर बात करें तो ग्राम सभा की जो परिभाषा है ये 243 की क्लोज ख में है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 243 के क्लोज ख में, ठीक है। और इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि 243 ख, ये कोष्टक ना दे और सीधे तौर पर 243 के या 243 ख पूछ ले तो 243 क में क्या है, ग्राम सभा लिखा हुआ है, 243 ख में पंचायतों का गठन बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये कोष्टक में जो चीजें लिखी गई है कोष्टक वाली अलग है और जो खुले में लिखी गई है वो अलग है, और यहाँ पर काफी कंफ्यूजन भी बना रहता है। तो ऑथेंटिकली इसका राइट आंसर है वो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। कंफ्यूजन हो तो आप बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। बिल्कुल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य है एस सी त्रिपाठी, इनको नियुक्त किया गया था 1952 में आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। आयोग के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग पारित किए गए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कितना एक बहुत कह सकते हैं आपको भ्रमित करने के लिए ये सवाल पूछा है। राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम है वो पारित किए गए हैं। देखिए तो यहाँ पर या आप गलत है वो कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। इसमें केवल कथन एक सत्य है, दो सत्य नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान लोक सेवा की जो शर्तें और सेवा के कार्यों के नियम 1951 है वो किसने प्रख्यापित किए थे, किसने पारित किए थे, राज प्रमुख ने किए थे। क्योंकि राज्यपाल का तो उस समय पद सर्जित नहीं था, राज प्रमुख का था। तो राज प्रमुख के द्वारा आयोग के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए राजस्थान लोक सेवा की शर्तें नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा नियम 1951 है, कार्यों की सीमा नियम 1951 है वो पारित किए। और मैंने आपको अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से पूर्व के वीडियो में भी ये चीज आपको बताई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन के समय इसके 2 सदस्य, एक अध्यक्ष थे, ठीक है। और राजस्थान के गठन के समय राजस्थान के 22 प्रांतों में केवल 3 जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। राज प्रमुख के द्वारा 1951 में लोक सेवा की सेवा शर्तें और लोक सेवा आयोग के जो कार्यों की सीमा है ये आपके विनियम यानी कि रेगुलेशन है वो रेगुलेट किए थे, पारित किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है, केवल कथन एक सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी, हरिरामदास जी, रामदास जी और दरियाव जी। तो ये चीजें भी हमने बहुत बार डिस्कस की हैं। रामचरण रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा है जो कि बीकानेर है और इनके संस्थापक संत हरिरामदास जी हैं। रामचरण जी ये आपकी रामस्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा की प्रधान पीठ है इनके संस्थापक संत रामचरण जी थे। और दरियाव जी है ये रैण शाखा के संस्थापक थे। और एक है संत हरिरामदास जी, ठीक है। तो हरिरामदास जी सिंहथल के थे, ठीक है, और रामदास जी खेड़ापा की। नेक्स्ट 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो चांदखेड़ी 1921 की घटना डेंगू आंदोलन से संबंधित है, डेंगू पीजेंट मूवमेंट। नेक्स्ट है, कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? तो आजाद मोर्चा 1942 में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गठित किया गया था। किसके विरोध में? हीरालाल शास्त्री के विरोध में, क्योंकि हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल के साथ में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है वो कर दिया था और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया। तो इसीलिए बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गुलाबचंद कासरीवाल, रामचरण जोशी, ठीक है, इन व्यक्तियों ने मिलकर के आजाद मोर्चा है वो गठित किया। तो दाऊद
जो दाऊ दयाल आचार्य है ये इसमें शामिल नहीं थे। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो देलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर विमल शाह के द्वारा है वो बनवाया गया था। निम्बोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो निम्बोरी जो आभूषण है हाथ, दांत, नाक और गला, तो गले में ही पहना जाता है। चंपाकली, पोत, हंकर, शरीर, तिमणिया, कंठी, ये सारे के सारे आपके गले में ही पहने जाते हैं। नेक्स्ट है नृत्य जिसमें किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। गौरी नृत्य ये भीलों के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है, इसे राई नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। और घेर नृत्य ये आपका विशेष तौर पर कहां पर? मेवाड़ में आयोजित होता है। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? शोभाराम, तेज सिंह, मंगल सिंह और उदयभान। तो देखिए हमने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि शोभाराम कुमावत अनवर से थे, इन्हें मत्स्य संघ का पीएम बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। धौलपुर के उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। और करौली के जो गणेश पाल है इनको मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका एक भी ऐसा विकल्प है नहीं, तो ये सवाल है वो डिलीट होने योग्य है। नेक्स्ट है राजस्थान के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 189 के 2 क्लोज, 189 3, 185 1, 189 1। तो गणपूर्ति है ये 189 के क्लोज 3 में इसका उल्लेख किया गया है। गणपूर्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए आप, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य, कितने? 10, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यानी कि सदन में कितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 10वां जो भाग है, 10वां हिस्सा है, वो आपका गणपूर्ति होगा। इससे जो भी अधिक हो, या तो 10वां भाग है वो अधिक है तो 10वां भाग, या 10 सदस्य वाला अधिक है तो 10 सदस्य, तो ये आपका 189 के क्लोज 3 में कहा गया है। नेक्स्ट है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 को जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? अचीवर्स, टॉप अचीवर्स, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम, एस्पायर्स। तो राजस्थान को इसमें एस्पायर्स की श्रेणी में रखा गया है, और अचीवर्स की श्रेणी में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि जिलों को रखा गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट है मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो बीकानेर की वेदिका शर्मा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में वो कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो 2 नंबर विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित या नोटिफाइड किया गया? तो ये किया गया था 25 अप्रैल 2022 को रणखार, ठीक है। ये आपका जालोर के चितलवाना में पड़ता है, नया कंजर्वेशन रिजर्व है। और वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में टोटल 20 कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने हैं? 20 हो गए हैं। और अगर बात करें इसकी नेशनल पार्क की, तो जो नवीनतम आपकी फॉरेस्ट डेटा है, वन प्रतिवेदन है, इसके अकॉर्डिंग राजस्थान में वर्तमान में 26 नेशनल पार्क हैं। पहले वाला जो फॉरेस्ट जो प्रतिवेदन था उसमें 27 लिखा हुआ था, लेकिन 2021-22 वाली है इसमें आपके 26 लिखे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो श्री गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष थे, ठीक है। और गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में असम के राज्यपाल के रूप में है वो इन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा के वे सदस्य जिन्हें हाल ही में आसाम के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया है तो कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और राजस्थान अगर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे आपके कौन? महाराजा संग्राम सिंह, ठीक है। और सर्वाधिक बार जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो है पूनम चंद बिश्नोई। नेक्स्ट है
ये भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ एक सवाल हैं जिनका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्वत शिखर दे रखे हैं और उनकी ऊंचाई दे रखी है। तो नंदा देवी ये आपका कंचनजंगा के बाद में दूसरी सर्वोच्च चोटी है, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो एक में 3 हो जाएगा, यानी कि विकल्प हमारा ए सही है। इसके बाद में गंगोत्री 6510 मीटर, बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7,138 मीटर और केदारनाथ की ऊंचाई है आपकी 6,945 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन अल नीनो से संबंधित नहीं है? यह एक संकरी गर्म समुद्री जलधारा है। तो अल नीनो एक जलधारा है और ये भी कैसी गर्म जलधारा है, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही ये अमेरिका के पेरू के तट के पास में चली जाती है तो ये यहाँ पर ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास में भी चली जाती है। ये चक्रवाती मौसम को जन्म देती है। और 4 नंबर है, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल भारतीय मानसून को अल नीनो और ला नीनो दोनों ही प्रभावित करती है। जब अल नीनो की घटना घटित होती है तब भारत में क्या होता है, भारत में सूखे की स्थिति हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है। और लाल नीनो आती है तब भारत में अतिवृष्टि होती है, बाढ़ जैसी हालात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है। तो चक्रवाती मौसम में तो क्या होता है, तूफान और बवंडर की स्थिति होती है। तो ऐसी तो कोई होती नहीं है, कहीं पर इसमें सूखा होता है तो कहीं पर यहाँ पर अतिवृष्टि होती है। तो ठीक है, तो वर्षा से संबंधित है, अतिवृष्टि यानी कि चक्रवाती मौसम को उत्पन्न करने वाली ये नहीं है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, चिनाब, झेलम और रावी। तो सतलज का उद्गम है ये भारत में नहीं है, इसका उद्गम होता है आपका तिब्बत की पहाड़ियों से। ठीक है, तिब्बत। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक है आपका मणिपुर। तो सर्वाधिक जो पूछा गया है भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वनावरण जो प्रतिशत है, ये वनावरण प्रतिशत आपका मिजोरम का है, वो सबसे अधिक है। ठीक है, मिजोरम का वनावरण प्रतिशत 1 नंबर पर सर्वाधिक है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा नंबर है मेघालय का, चौथा है मणिपुर का। ये किस आधार पर है कि भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर, यानी कि टोटल जिले राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। ठीक है, इस प्रकार से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो अधिक वनों वाला जो जिला है, ठीक है, वो कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला है। दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, झरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में है? तो झरिया है आपके पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में या बिहार में। तो ये आपकी हो जाएगी झारखंड में। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है? यूएसए, भारत, EU 27 और चाइना। तो शीर्ष जो ग्रीन हाउस जो गैस का प्रोड्यूस करती है उसमें पहले स्थान पर आता है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद में दूसरा स्थान है EU 27 का और तीसरा स्थान है भारत का। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इमिशन गैप रिपोर्ट जो उत्सर्जक गैप रिपोर्ट है 2022 के अनुसार भारत का हरित गृह गैस के उत्सर्जनकर्ता में कितना योगदान है, वो भारत के कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है, आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है। तो G20 में जो जितने भी देश हैं ये वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 75% है वो योगदान कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी भागीदारी है G20 देशों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा है। तो निजीकरण का आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत 1991 में की गई और इसका जो मुख्य जो मार्ग है ये विनिवेश रहा है, बिल्कुल सही बात है। और विनिवेश का मुख्य जो ध्येय है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता करना है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 है, दोनों ही इसमें सत्य है।
नेक्स्ट है कौन सा उद्योग 8 मूल कोर उद्योगों के सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? कोयला, सीमेंट, होटल एवं परिवहन और खाद्य। तो 8 मूल कोर उद्योगों के सूचकांक में जो शामिल नहीं है वो है आपका होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन, होटल और परिवहन। तो 8 मूल जो कोर उद्योग सूचकांक है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकती हैं। तो इसमें कोयला है, सीमेंट है, खाद भी है, इसके अलावा पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है ये भी है, इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि बिजली है, इसके अलावा स्टील है, ठीक है, कोयला उत्पाद हो गया, इसके अलावा क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन है, सीमेंट का उत्पादन है और उर्वरक यानी कि खाद है, ठीक है। तो ये इसमें आपके 8 मूल कोर सूचकांक में है वो सम्मिलित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यात के हिस्से के रूप में 2018 में सर्वाधिक रहा है? तो मसाले, चावल, मोती, बहुमूल्य एवं अर्धमूल्यवान पत्थर। तो भारत के द्वारा जो शीर्ष निर्यातक है उस शीर्ष निर्यातकों में पहले नंबर पर अगर है तो पहले नंबर पर हम कहेंगे पेट्रोलियम और दूसरे नंबर पर है मोती, बहुमूल्य एवं अर्धमूल्यवान जो पत्थर है ये आपके विश्व में सर्वाधिक भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु है। और भारत सर्वाधिक जो आयात करता है वो तो चाइना से करता है और सर्वाधिक जो निर्यात करता है वो अमेरिका को करता है, यूएसए को करता है और दूसरा है आपका यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा निर्यातक साझेदार है। नेक्स्ट है कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग कमीशन, ये आपका CACP कमीशन है। इसके कारकों पर ये कुछ कारकों पर है वो विचार करता है, कौन सा उन कारकों में सम्मिलित नहीं है? देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी कृषिगत जो वस्तु है उनकी अगर MSP का निर्धारण करना है तो उसके लिए कृषि की जो लागत क्या होगी, कीमत क्या होगी, ठीक है। यानी कि वस्तुओं का कह सकते हैं सीधे तौर पर, जैसे कि सरसों की फसल है तो सरसों के लिए भाव क्या होगा, उसकी कीमत क्या होगी 1 किलो की, तो उसका निर्धारण वो किस आधार पर करेंगे? तो उसमें कुछ कारक, उसके कुछ फैक्टर सम्मिलित होते हैं जिसमें घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी होती हैं, मांग की पूर्ति, मांग की दशाएं हैं यानी कि मांग किस प्रकार की है वो भी इसमें शामिल है इस फैक्टर में। इसके अलावा बात करें तो उत्पादन की लागत क्या है यानी कि इसका जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितनी क्या चीजें हैं, उसका कॉस्ट कितनी क्या आई है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो इसमें देखी जाती हैं। लेकिन पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों का जो औसत है वो ऐसी चीजें हैं वो इसमें नहीं देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई? तो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की जो असाधारण शक्ति है ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा है वो दी गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी और ये अध्यादेश है ये आपातकाल की स्थिति में जारी किया जा सकता है और इसके संबंध में ये अध्यादेश है तो इस संबंध में विधान परिषद से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी और ये आपका 6 माह तक है वो प्रभाव में रहता था। भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य अगर विशेषता की बात करें तो इसमें पहली बार द्विसदनीय विधानमंडलों का गठन किया गया और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और भारत परिषद अधिनियम 1909 ने जो आपकी सांप्रदायिक निर्वाचन है इसकी शुरुआत की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन के बीज बोए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन का चयन करें। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया,
केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया। गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। तो इसमें विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। तो गवर्नर जनरल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है। और इस संबंध में जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे निराशाजनक और असंतोषजनक अधिनियम की है वो संज्ञा दी है। साथ ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इन सुधारों को एक बिना सूरज का सवेरा बताया था। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? तो धारा 102, 126, 204 और 146। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा से संबंधित भी आपसे सवाल पूछ लिया, और ऐसा ही सवाल एक बार पीछे वाले पेपरों में भी एक बार इसी प्रकार का ठीक सवाल है वो पूछा गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में बहुत सी धाराएं हैं, और इसका जो अध्याय 5 है, इस अध्याय 5 की धारा 102 में गवर्नर जनरल आपातकाल में है वो, यानी कि आपात की उद्घोषणा है, इमरजेंसी की उद्घोषणा है, वो गवर्नर जनरल के द्वारा की जा सकती है धारा 102 के तहत। नेक्स्ट है, भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में सम्मिलित है। वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है। कोविड के कारण सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य संवर्धन में हिस्सा वर्ष 2020-21 में 50% से नीचे गिर गया। तो इसमें ए और बी है वो सही हो जाएगा। कोविड के दौर में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि जीवीए नीचा तो गिरा था, लेकिन 50% से ऊपर ही था। 50% से नीचा है वो कोविड के दौरान भी नहीं गिरा था। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने की प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया? सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू। तो हंसा मेहता है, ये महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी संघर्षरत थी, और इनके बारे में हमने पिछले पॉलिटी के सेशन में भी डिस्कस किया था कि ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, इसमें भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और एक कहीं शब्द लिखा हुआ था उसके चार्टर में पुरुष। ठीक है, तो पुरुष की जगह उन्होंने मानव शब्द है वो जुड़वाया था, पुरुष को हटा करके। तो इस प्रकार से इनकी जब महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित महिलाओं की बात जब आगे आती थी तो हंसा मेहता का महत्वपूर्ण स्थान था। और भारतीय संविधान सभा में 15 जो महिलाएं थी, जिसमें सुचेता कृपलानी, अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, उसमें हंसा मेहता भी शामिल थी, और इन्होंने ही महिलाओं की तरफ से संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा है वो भेंट किया था 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। और इसी मध्य रात्रि में ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में है वो दिया था, और पहला स्वतंत्र भारत का झंडा भी जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन फहराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अधीन मूल अधिकार है? तो देखिए, प्राइवेसी का अधिकार भी मूल अधिकार हो गया, और आपका ये जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार है, ये 19 के क्लोज 1 के अधीन, यानी कि अभिव्यक्ति को जो स्वतंत्रता है उसमें ये बात है वो वर्णित है। और इसी के तहत भारत संघ बनाम नवीन जिंदलवाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जो अधिकार है ये भी एक व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है। राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना को है वो प्रेरित करता है। ठीक है, अपनी देश प्रति की भावना को ये अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेशन
को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये भी अभिव्यक्त करने वाला है, क्योंकि नवीन जिंदल ने अपने जो कार्यालय है वहां पर ध्वज लगा दिया था और उसके बाद में इन पर कानूनी कार्यवाही हुई और उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति झंडा भी फहरा सकता है, तिरंगा, अपने कार्यालयों में, अपने कहीं भी आवास में वगैरह, तो ये भी उनके एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो समान, ये इसमें जो आपका है 39 के में, तो ये त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा, तो इसमें आपका 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस संबंध में देखिए 1 और 3, इसका विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ये क्यों होगा वो भी मैं चीज आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो करते हैं 39 के में क्या कहा गया है। तो 39 के में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनका भी गठन इसी 39 के तहत किया गया है। तो एक बार सवाल पूछा भी गया था पिछले सेशनों में, हमने पॉलिटी के प्रीवियस पेपर्स के सेशन में डिस्कस करते समय आपको बताया भी था। सारे के सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लगा करके 51 तक जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको बताए थे। तो 39 के है, ये मूल संविधान में नहीं था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत 3 जनवरी 1977 को इन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 के में अंतस्थापित किया गया। तो देखिए जो पर्यावरण का संरक्षण है और उसका संवर्धन है, तो ये भी आपका मूल संविधान में राज्य के जो डीपीएसपी है, मौलिक जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, इसमें ये बात नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। ठीक है, और बाद में कब जोड़ी गई, तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा का राज्य प्रयास करेगा, ये आपकी 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और भारतीय संविधान का 48 जो के है, अनुच्छेद 48 के 48 के है, इसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन वन्य जीवों की रक्षा की बात है वो कही गई है। राज्य को इसके लिए प्रयास करने की नसीहत दी गई है। तो 2 वाला गलत हो गया। अब कोई स्टूडेंट्स बताएंगे कि सर 51 के में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना दे करके नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आपके सिटीजन्स है, तो ये दी गई है। तो देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये अनुच्छेद 36 से लगा करके 51 तक दिए गए हैं, ये सही बात है। लेकिन जो 51वां जो अनुच्छेद है उसके भी 3-4 सब क्लोज है, जिसमें 51 के में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राज्य के द्वारा है वो प्रयास किया जाएगा। खे में कहा गया है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसके अलावा संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और इस प्रकार के आदर की भावना को बढ़ाने की बात है वो 3 में कही गई है। तो ये 51 के सब क्लोज है, यहाँ पर 51 के लिखा हुआ है। अगर यही इसी जगह पर केवल इस कोष्टक में ना लिख करके सीधा लिख देता 51 के, ठीक है, तो 51 के सीधा लिख देता तो आपका ये भी गलत हो जाता था, क्योंकि 51 जो के है कोष्टक से बाहर, कोष्टक नहीं, ठीक है, तो कोष्टक से बाहर होता है तब स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो 51 के है ये आपका भाग 4 के अंतर्गत 51 के में आपके 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को भी प्रदान किए गए थे, और बाद में एक और शिक्षा से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपका मूल कर्तव्य के अंतर्गत 51 के नहीं है। अगर कोष्टक यहाँ पर नहीं होता तो ये आप हम नागरिकों के मूल कर्तव्य में इन्हें सम्मिलित कर सकते थे, लेकिन इसीलिए ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। 1 और 3 इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें।
नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी में कांग्रेस ने कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए है वो ऑथराइज किया था, प्राधिकृत किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 74 का क्लोज 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या दी तो नहीं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मंत्री होगा, ठीक है। और मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी जाती है, उसकी कहीं पर भी कोई न्यायालय में जांच है वो नहीं होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। 75 के क्लोज 2 में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो ये सही बात है। 75 के क्लोज 3 में कहा गया है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो यहाँ पर गड़बड़ है। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल इसमें शब्द का प्रयोग है वो मूल संविधान में 75 के क्लोज 2 में मंत्री परिषद यहां पर शब्द है वो लिखा गया है, ठीक है। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ना कि कैबिनेट, ठीक है। तो 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी, तो ये कहा गया है, यानी कि यहाँ पर सत्य है 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 सत्य है, 3 यहाँ गलत है। और आगे आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार से इस सवाल को घुमाया जा सकता है कि अनुच्छेद 75 3 के अनुसार मंत्री परिषद यहाँ दे देंगे, मंत्री परिषद लोकसभा के स्थान पर संसद दे देंगे कि संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लोकसभा है, ध्यान में रखना है, और यहाँ पर मंत्रिमंडल ना होकर मंत्री परिषद है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना के मूल अधिकार के रूप में अंतःस्थापित किया गया? तो आपने प्रीवियस वीडियो अच्छी तरीके से देखे हैं, तो मैंने आपको बहुत बार ये भी बताया था कि सहकारी समितियों वाला आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया था, और आपके जो मौलिक अधिकार है इसके आपका जो 19 है, 19 का 1 और इसी 1 का क्लोज जो कैक है और गे है, इसमें आपका संघ बनाने की जो बात कही गई है, इसमें ये उल्लेख किया गया है कि संघ या सहकारी समितियों का गठन। तो ये आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना के मूल अधिकार को संविधान में अंतःस्थापित किया गया था। ये 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 को। और ये अंतःस्थापित कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 12 जनवरी 2012, ठीक है। तो अगर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में है, तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में ये 43(ख) में अंतःस्थापित किया गया है। 43(ख) में सहकारी समितियों का उन्नयन है राज्य के द्वारा किया जाएगा, ये 43(ख) में कहा गया है, और मूल अधिकार में 19(ग) है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी? अनुच्छेद 356 का 1 क्लोज ख, 357, 360 और 356 का 1 क। तो इसमें अनुच्छेद 357 में ये बात कही गई है, 57 के क्लोज 1 के क्लोज ग में, कि जब लोकसभा सेशन में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी, ठीक है। और बाकी 356 में क्या कहा गया है? तो 356 में आपकी अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, तब उस दशा में उस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है इसके बारे में यहाँ के अलग अलग क्लोज में बात कही गई है। और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल की दशा में कुछ उपबंध है वो किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। आप किसी जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आपके टीचिंग मेथड के साइकोलॉजी के इत्यादि, तो वहां से आप इन चीजों का विश्लेषण है वो
प्राप्त करें। इसके अलावा बाकी जो कुछ सवाल बचे हैं उनको भी हम देख लेते हैं इसमें। हाँ, राज्य के जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, इसमें है कि कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरशः उल्लेखित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, बिल्कुल यह सम्मिलित है। विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करना, तो ये ऐसा कहीं पर भी मूल कर्तव्य में बात नहीं कही गई है। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझकर उसकी परिरक्षण करना, तो ये बात बिल्कुल कही गई है। मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में है वो जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, और ये आपके अनुच्छेद 51 क में और भारतीय संविधान के भाग 4 के में स्थापित किए गए हैं, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। पंचशील के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी राष्ट्रपति चौ एन लाई ने 5 जो सिद्धांत है विदेशिक नीति के 5 सिद्धांत, उनका प्रतिपादन किया था, और इन्हें पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के विचारों पर ये मूल रूप से आधारित थे। तो इसमें एक है आपका किसी पर आक्रमण नहीं करना, तो नो इन्विजन, अनाक्रमण की जो भावना है ये बात कही गई है इसमें। 2 राष्ट्रों द्वारा सामूहिक सुरक्षा और अवधारणा को स्वीकार करना, तो ये पंचशील के सिद्धांत में शामिल नहीं है। पंचशील में देखिए, एक तो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि हस्तक्षेप, अनाक्रमण, प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, और पारस्परिक सामूहिक जो दोनों राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा की नहीं है, बल्कि सामूहिक यानी कि पारस्परिक लाभ की भावना का है वो विकास करना है। तो सामूहिक जो लाभ है इसकी बात कही गई है। और एक है जो आपकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। ठीक है, तो ये 5 पंचशील के सिद्धांत है। अनाक्रमण, हस्तक्षेप, प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, सामूहिक लाभ और समानता की भावना को आगे बढ़ाते हुए पारस्परिक लाभ की बात है वो कही गई है, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस पैरा में उल्लेखित है, तो ये पैरा 6 में उल्लेखित है। और दल बदल के आधार पर अगर कोई भी सदस्य डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसका अंतिम विनिश्चय संबंधित सदन का सभापति या अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। और अध्यक्ष भी अगर किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, तो अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है तो उनके सदस्यों द्वारा किसी दूसरे अध्यक्ष को है वो उसका कार्यभार है वो सौंपा जाएगा, दूसरा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, और फिर उसके द्वारा उनका विनिश्चय है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये पैरा 6 में है। और मूल रूप से आपको मोटे तौर पर ध्यान में रखना है कि दल बदल के संबंध में भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो आयाराम गयाराम दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद की जो अध्याय है इसके संबंध में आपको सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो सुरक्षा परिषद का वर्णन है कौन से अध्याय में कहा गया है, तो देखिए जो अध्याय, तो सुरक्षा परिषद है ये आपके अध्याय 5 में है। और सदस्यता, सुरक्षा परिषद की अगर सदस्यता लेनी है तो उसके बारे में अध्याय 2 में वर्णन है। कोई भी विवाद हो जाता है तो डिस्प्यूट का जो शांतिपूर्ण निपटारा है ये अध्याय 6 में वर्णित है। और आर्थिक और जो सामाजिक परिषद है ये अध्याय 10 में इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से 1 में 2 है, 2 और 3 4 दोनों में है सदस्यता, यानी कि ये भी इसमें कॉमन है विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। सी में 3 है, यानी कि विकल्प इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना,
नागरिकों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना, सभी सदस्य सार्वभौम एवं समान हैं। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में जो वर्णन है वो केवल 2 और 3 ये बातें हैं, सभी सदस्य सार्वभौम और समान हैं, इस प्रकार की बात नहीं है। तो केवल 1 और 2 सत्य है, विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के निम्नलिखित महासागरों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो विश्व में 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। तो ये जो 5 महासागर हैं इनका अगर सही से क्रमागत रूप से अवरोही क्रम इनका करें तो एक ट्रिक है, वो है PIASA, पेशा। ठीक है, पहला जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागर है वो है पैसिफिक महासागर यानी कि प्रशांत महासागर, 1 नंबर पर हो जाएगा। दूसरा है अटलांटिक महासागर, ठीक है, तो 2 नंबर पर अटलांटिक हो जाएगा। तीसरा है इंडियन ओशियन, ठीक है, तो 4 नंबर पर है आपका 3 नंबर पर इंडियन यानी कि हिंद महासागर आ जाएगा। और चौथा है साउथ ओशियन यानी कि दक्षिण सागर, ये 4 नंबर पर। और 5 नंबर पर है ये आर्कटिक हो जाएगा, तो ये 5 आर्कटिक। तो BDCA यानी कि विकल्प नंबर हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के द्वारा यह कहा गया था कि 2023 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत है वो विश्व का पहला जो देश है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला बन जाएगा। और वर्तमान में अगर लाइव जनसंख्या की काउंटिंग देखी जाए तो चीन से भारत है वो आगे है, सर्वाधिक पॉपुलर देश है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, कौन सा है, भारत है। तो यहाँ पर अगर विकल्प देखा जाए तो बांग्लादेश, ब्राजील, पाकिस्तान और इंडोनेशिया है, ये आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का सही क्रम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आरोही क्रम है, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक किसमें होगी, इंडोनेशिया, उसके बाद में पाकिस्तान, ब्राजील और बांग्लादेश। ठीक है, तो अवरोही क्रम पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि आपका कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, तो इसमें 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो दिशा रहती है वो उत्तर पश्चिम से लगा करके दक्षिण पूर्व रहती है। और उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से लगा करके उत्तर पूर्व। तो 2 नंबर 3 नंबर वाला हो जाएगा जब आपसे पूछे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयोग गठित किया गया था। तो वैश्वीकरण का सामाजिक आयाम ये आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में गठित किया गया था, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक बेंचों का गठन किया गया था। तो इस बार 480 लोक बेंचों का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन किया गया। तो ये जोधपुर में किया गया था। अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। 18 मार्च से लगा करके 20 मार्च से लगा करके 20 मार्च से 21 मार्च तक ये आपका चला था। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान मोक्ष प्लस योजना के अंतर्गत एक मोक्ष प्लस के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा अनुमति दी जाती है। तो मोक्ष प्लस योजना कोविड के टाइम में शुरू की गई थी और अस्थियों के विसर्जन के लिए अगर हरिद्वार जाना चाहते हैं तो निःशुल्क ट्रेवल की सहायता है वो प्रदान की गई थी। और एक इसमें मोक्ष कलश के साथ में 2 जो व्यक्तियों हैं उनकी अनुमति दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर है। तो इसके लिए 3 शहरों का चयन किया गया था, जयपुर, जोधपुर और कोटा का। तो इसमें कोटा विकल्प है, तो कोटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है। तो राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता है। और सूचना आयोग का गठन राजस्थान में 18
अप्रैल 2006 को हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये राजस्थान का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है जो कि जामडोली जयपुर में है वो खोला गया है। तो इसमें एक राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, कौन सा अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो अक्टूबर 2022 में 6 व्यक्तियों के लिए राजस्थान रत्न पुरस्कार की है वो घोषणा की गई थी, जिसमें केसी मालू है, अनिल अग्रवाल है, शनीकाफ निजाम है, डॉक्टर अरविंद बायाराम इसमें नहीं है। इसके अलावा बात करें आपकी, एक व्यक्ति है जिनका नाम है RM लोढ़ा, ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो न्यायाधीश रह चुके हैं उनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी, ठीक है। तो RM लोढ़ा, दलवीर भंडारी, लक्ष्मी निवास मित्तल, अनिल अग्रवाल, सीन काफ निजाम और एक है केसी मालू। तो ये 6 व्यक्ति हैं जिन्हें क्या दिया गया था? राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और राजस्थान रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2012 में हुई थी और 2012 में 7 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पहली बार दिया गया था, जिसमें जो मांड गायिका अल्लाह जिल्लाई बाई, लोग जो कवि है कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, विजयदान देथा, विश्व मोहन जो भट्ट है मोहन वीणा के आविष्कारक, इनको 2012 में ये आपका पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इस पेपर में जितने भी जो क्वेश्चंस थे, जो आपके मनोविज्ञान को छोड़कर के बाकी जितने भी सारे सवाल थे उनका हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपकी आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपका निश्चित रूप से ये उपयोगी और सहायक सिद्ध होगा। तो अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता चल ही गया होगा कि हमने जिन पेपरों का पीछे डिस्कस किया, बेहतरीन तरीके से आपको एनालिटिकल वे में चीजों को है वो एक्सप्रेस किया, तो वही चीजें आपकी परीक्षा में है वो पूछी गई है। तो निश्चित रूप से आपको इससे फायदा हुआ होगा। और हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी EORO की, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज देखी है, ज्वाइन की है, तो आप जरूर बताएं कमेंट करके कि कितने जो क्वेश्चन है आपको टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के, राजस्थान जीके के हूबहू देखने को मिले हैं, ठीक है। तो वो आप जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वही अच्छी तरीके से है वो बता पाएंगे उन चीजों को। और आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप आज ही डाउनलोड करें और वहां पर EORO, AEN इत्यादि तमाम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, तो उसे आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत बनाएं। तो इसी के साथ में इस सेशन को है वो समाप्ति की ओर बढ़ाएंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार। इस जो पेपर है इसकी वीडियो का जो सॉल्यूशन है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल एप्लीकेशन की, टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप जरूर ओम डिजिटल स्टडी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट है वो मिलता रहेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।